वेलकम टू एमएस क्लासेस बेटा। कल अपन ने जो है अपवर्तनांक के बारे में जो है देख लिया था। अपवर्तनांक के अपन ने टाइप्स पढ़े थे, निरपेक्ष और सापेक्ष अपवर्तनांक के बारे में अपन ने स्टडी कर ली थी। ठीक है, आज हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा अपवर्तनांक की निर्भरता। अपवर्तनांक किस किस चीज पर निर्भर करता है। तो देखो अपवर्तनांक हमारा जो है मेनली किसी भी माध्यम की प्रकृति, किसी भी माध्यम की प्रकृति, घनत्व व उसके रंग पर निर्भर करता है। उसके रंग पर निर्भर करता है। तो हमारे पास अपवर्तनांक किस किस पर निर्भर हुआ बेटा? एक तो प्रकृति, किस माध्यम कैसा है, विरल है या सघन है, या उसकी प्रकृति कैसी है उस माध्यम की। दूसरा उसके घनत्व तथा तीसरा उसके रंग पर जो है वो निर्भर करता है। ठीक है, अगर प्रकृति घनत्व के बारे में अपन आगे पढ़ेंगे। ठीक है, अब फिलहाल अपन बात करते हैं बेटा रंग के लिए। तो हमारे पास देखो अपन वर्ण विक्षेपण की जब घटना पढ़ेंगे तो अपन उसमें पढ़ेंगे कि हमारे पास प्रकाश की किरण जब भी किसी अंतरापृष्ठ पर टकराती है या किसी भी कांच की पट्टिका पर या प्रिज्म पर टकराएगी तो 7 रंगों में क्या हो जाएगी बेटा? विभक्त हो जाएगी, जिसे अपन वर्ण विक्षेपण बोलेंगे। तो 7 रंगों में अगर अपन बात करें तो जो सर्वाधिक अपवर्तनांक की बात करें उसमें उन 7 रंगों में तो सर्वाधिक अपवर्तनांक हमारे पास होता है वो बैंगनी रंग के लिए होता है। किसके लिए होता है बेटा? बैंगनी रंग का सर्वाधिक अपवर्तनांक किसका होता है बेटा? बैंगनी रंग का हमारे पास क्या होता है? सर्वाधिक अपवर्तनांक होता है। दूसरे पर बात करें कि सर न्यूनतम अपवर्तनांक, तो न्यूनतम अपवर्तनांक की अगर अपन बात करेंगे तो न्यूनतम अपवर्तनांक होता है बेटा हमारे पास क्या? किसका? लाल रंग का। किसका होता है बेटा? लाल रंग का हमारे पास क्या होता है? न्यूनतम अपवर्तनांक होता है। ठीक है, क्यों होता है? जब अपन वर्ण विक्षेपण पढ़ेंगे तब अपन देखेंगे इनकी चाल जो है वो अलग अलग माध्यमों में अलग अलग होती है। मैं आपको बार बार बता चुका हूं कि अलग अलग माध्यमों में प्रकाश की चाल क्या होती है बेटा? अलग अलग होती है। और अपवर्तनांक में अपन ने देखा था v1/v2, ये अपन ने देखा था बेटा। तो प्रकाश की चाल पर हमारा डिपेंड है कौन? अपवर्तनांक। उसी बेसिस पे अपन बात करेंगे हमारे पास जो सर्वाधिक अपवर्तनांक है वो किसका है? बैंगनी रंग का। और न्यूनतम अपवर्तनांक जो है वो किसका बेटा? लाल रंग का। तो ये था हमारे पास के अपवर्तनांक की निर्भरता। मैंने आपको याद रखना है कि अपवर्तनांक किस किस पर निर्भर कर रहा है? उसकी प्रकृति पर, किसी माध्यम की प्रकृति पर, उस माध्यम का घनत्व क्या है, वो कैसी या किस रंग का है, तो उस पर हमारा डिपेंड करता है कौन? अपवर्तनांक। बात करें सर्वाधिक अपवर्तनांक, सर्वाधिक अपवर्तनांक होता है बैंगनी रंग के लिए। न्यूनतम अपवर्तनांक हमारा किसके लिए होता है बेटा? लाल रंग के लिए हमारे पास न्यूनतम अपवर्तनांक होता है। अब हमारे पास एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपोर्टेंट जो चीज आती है वो आती है हमारे पास कौन बेटा? पूर्ण आंतरिक परावर्तन। नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक आता है वो आता है बेटा पूर्ण आंतरिक परावर्तन। और ये हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन की अगर अपन बात करें तो हमारे पास ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे पास क्या बेटा? मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है। ठीक है, अब अपन बात करते हैं कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है क्या। देखो यदि कोई प्रकाश की किरण किसी सघन माध्यम से, मैंने बात की किससे? किसी सघन माध्यम से चल करके किसमें प्रवेश करती है बेटा? विरल माध्यम में। तो जब वो उसके अंतरापृष्ठ पर टकराती है, उसके अंतरापृष्ठ पर क्या होती है बेटा? टकराती है। तो जो अपवर्तित किरण होती है वो अविलंब से दूर होती हुई क्या होती है? अपवर्तित होती है। अविलंब के बारे में पढ़ लिया था अपन ने। जब अपवर्तन की शुरू में जब घटना पड़ी थी तब अपन ने देखा था कि प्रकाश की किरण जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो अविलंब की ओर झुक जाती है। फिर अपन ने पढ़ा था कि जब सघन माध्यम से कहां जाती है? विरल माध्यम में, तो अविलंब से दूर हट जाती है। तो वही घटना हमारे पास वहां यहाँ रिपीट होने वाली है कि जब प्रकाश की किरण किसी सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करेगी तो हमारे पास अविलंब से दूर हटती हुई क्या होगी? अपवर्तित होगी। और यदि मैं इस अपवर्तन कोण का मान अगर आपतित कोण का मान में क्या करता हूं बेटा? बढ़ाते जाऊं तो मेरे पास अपवर्तन कोण का मान भी क्या होता जाएगा? बढ़ता जाएगा। अर्थात आप कह सकते हैं कि जैसे जैसे मेरे पास
सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करी कौन, प्रकाश की किरण, तो हमारे पास अपवर्तन कोण बड़ा होगा किससे, आपतन कोण से। किससे बेटा, आपतन कोण से। क्यों, क्योंकि मैंने अभी कहा ना, यदि कोई प्रकाश की किरण जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो वो अविलंब से दूर हटती हुई क्या होती है, अपवर्तित होती है। तो दूर हट रही है, इसका मतलब कोण का मान क्या होता है, लगातार बढ़ता जा रहा है। इसको डायग्राम से देखेंगे, लेकिन अभी फिलहाल अपन डेफिनेशन को समझने का प्रयास करो किस तरीके से हो रहा है। तो आपतन कोण का मान क्या हो जाएगा, कम होगा किससे, अपवर्तन कोण से, क्योंकि अपवर्तन कोण जो है विलंब से क्या होता है, दूर हटता हुआ प्रतीत होता है। ठीक है, तो अब अपन बात करते हैं इसकी पूर्णांक परावर्तन की। पहले मैं डेफिनेशन लिख देता हूं कि यदि कोई प्रकाश किरण, यदि कोई प्रकाश किरण किसी सघन माध्यम से, ध्यान से देखना बेटा, सघन माध्यम से प्रवेश कर रही है, किसी सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है, विरल माध्यम में प्रवेश करती है, तो अंतरा पृष्ठ पर, अंतरा पृष्ठ पर अविलंब से, अविलंब से दूर होती हुई, दूर होती हुई अपवर्तित होती है, दूर होती हुई अपवर्तित होती है। तो इसके आधार पर मैं कह सकता हूं ना, क्या, अर्थात अपवर्तन कोण का मान, अपवर्तन कोण का मान आपतन कोण से ज्यादा होता है, अपवर्तन कोण का मान आपतन कोण से क्या होता है बेटा, ज्यादा होता है। और इसी पर बेसिस रहेगा हमारा कोण, पूर्ण आंतरिक परावर्तन की। जैसे अपन फिर आपतन कोण का मान बढ़ाते जाएंगे, बढ़ाते जाएंगे, वैसे वैसे हमारे पास क्या होता जाएगा, अपवर्तन कोण का मान भी क्या हो जाएगा, बढ़ता जाएगा। और फिर हमारे पास एक बार ऐसा टाइम आएगा कि जिस माध्यम से जाएगी उसी माध्यम में वापस प्रवेश कर जाएगी। यदि आप आपतन कोण का मान लगातार क्या करते जाएंगे बेटा, बढ़ाते जाएंगे, तो हमारे पास जो प्रकाश की किरण होगी वो जिस माध्यम से प्रवेश करेगी उसी माध्यम में वापस क्या हो जाएगी, परावर्तित हो जाएगी। उसे अपन क्या बोलेंगे, पूर्णांतरिक परावर्तन। इसलिए पहले इन दोनों लाइनों को समझने का प्रयास ढंग से करें बेटा। ठीक है, अब मैं इसका देखो किस तरीके से डायग्राम बना रहा हूं कि हमारे पास ये कोई प्रकाश की किरण है जो इस अंतरापृष्ठ पर आकर के क्या हो बेटा, टकराई। ये कोई प्रकाश की किरण है, मैं सीधी बना देता हूं उसे। तो ये हमारे पास देखो, इस पर मैं देखो अविलंब डालता हूं, क्या डालना बेटा, अविलंब डालना। तो ये अविलंब से क्या होगी बेटा, दूर हटती हुई क्या होगी, अपवर्तित होगी। तो देखो यहाँ मेरे पास जो एंगल बन रहा है वो क्या बन रहा है बेटा, आई, और यहाँ मेरे पास जो एंगल बनेगा वो क्या बनेगा बेटा, आर। तो हमारे पास मैंने कहा ना, यदि कोई, अब ये हमारे पास देखो माध्यम मान लिया पहले, जल का माध्यम है। ये हमारे पास कौन सा माध्यम बेटा, जल का माध्यम है। और ये जल का माध्यम, इसका मतलब सघन माध्यम है। और ये मेरे पास कौन सा माध्यम है, वायु का माध्यम है, जिसको कौन सा माध्यम मानेंगे बेटा, विरल माध्यम। तो अपन ने क्या पढ़ा, यदि कोई प्रकाश किरण किसी सघन माध्यम से प्रवेश करती है, विरल माध्यम में क्या करती है, प्रवेश करती है, तो अंतरापृष्ठ पर, अंतरापृष्ठ पर, ये आपका अंतरापृष्ठ, इस पर जो है वो अविलंब से दूर हटती हुई क्या होती है, तो ये अविलंब इससे क्या होगी बेटा, दूर हटती हुई क्या होगी, अपवर्तित होगी। ठीक है, अब देखो इसका मतलब मैंने क्या कहा, अपवर्तन कोण का मान क्या होगा, अर्थात एंगल आर का मान क्या होगा, ग्रेटर देन होगा एंगल आई से। अपवर्तन कोण का मान क्या होगा, ज्यादा होगा किससे बेटा, आपतन कोण से। ये हमारे पास क्या होगा इसमें परावर्तन के अंदर। अब अपन बात करते हैं बेटा, देखो आगे सेकंड, कि यदि मैं अब आपतन कोण का मान क्या कर दूं बेटा, बढ़ा दूं,
कि अब मैं क्या करूँ, मैंने क्या कहा, आपतन कोण का मान क्या कर रहा हूं, मैं बढ़ा रहा हूं। तो अगर आपतन कोण का मान क्या कर रहा हूं बेटा, मैं बढ़ा रहा हूं, मेरे पास अपवर्तन कोण का मान भी क्या हो जाएगा, बढ़ता जाएगा। तो जब सघन माध्यम में इस आपतित किरण के द्वारा जब कोण बनाएगा तो वो बनेगा 90 डिग्री का, अर्थात समकोण का क्या होगा, कोण बनाएगा। कब बनेगा, जब मैं इस आपतन कोण का मान क्या कर रहा हूं, बढ़ा रहा हूं। तो आपतन कोण का मान बढ़ाऊंगा, अपवर्तन कोण का मान भी क्या होगा, बढ़ता जाएगा। मैं यहां लाइन लिख रहा हूं, यदि आपतन कोण का मान, आपतन कोण का मान बढ़ाया जाए तो अपवर्तन कोण का मान भी क्या होगा, बढ़ेगा। अपवर्तन कोण का मान भी बढ़ेगा। ये थोड़ा सा ध्यान रखिए बेटा, यदि आप इस आपतन कोण का मान क्या कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, तो अपवर्तन कोण भी क्या हो जाएगा बेटा, बढ़ता जाएगा। तो हमारे पास दूसरा इंसिडेंट आता है, देखो ऊपर वाली लाइन में बता रहा हूं, वहां हमारे पास इसका दूसरा डायग्राम बना रहा हूं, ठीक है। ऊपर वाली दोनों लाइन समझ में आ जाएंगी। इस अगर माध्यम से यदि प्रकाश किरण कहां जाएगी बेटा, विरल माध्यम में, तो वो विलंब से दूर हटती हुई क्या होगी, अपवर्तित होगी, अर्थात अपवर्तन कोण का मान क्या होगा बेटा, आपतन कोण से क्या होगा बेटा, ज्यादा होगा। तो अब अपन बात करते हैं, जैसे दूसरा कंडीशन हमारे पास है बेटा, अब मैं क्या करूंगा बेटा, अपवर्तन कोण का मान क्या करूंगा बेटा, बढ़ाऊंगा। तो अपवर्तन कोण का मान बढ़ाऊंगा, सॉरी आपतन कोण का मान क्या करूंगा, बढ़ाऊंगा, तो मेरे पास अपवर्तन कोण का मान भी क्या होगा बेटा, बढ़े जाएगा। और अगर मैं इस पर क्या डालू बेटा, अविलंब डालू, क्या डालू बेटा, अविलंब डालू, तो इन दोनों पृष्ठों के अंतरा पृष्ठ पर जो कोण बनेगा वो कोण मेरा बनेगा कितना डिग्री बेटा, 90 डिग्री। तो इस सघन माध्यम तथा विरल माध्यम के लिए मैं जो बना कोण, समकोण जो कोण होगा, उस कोण को अपन कहेंगे बेटा क्या, कौन सा कोण कहेंगे बेटा, क्रांतिक कोण। इस कोण को क्या कहा जाएगा बेटा, क्रांतिक कोण। और ये क्रांतिक कोण कब बना, ध्यान से इस डायग्राम से समझने का प्रयास करो। ये मेरे पास आपतन कोण था, इस यहाँ आई, अब मैंने इसका मान क्या कर दिया बेटा, बढ़ा दिया। तो इस आपतन कोण का मान अगर मैंने बढ़ा दिया, अपवर्तन कोण का मान भी क्या हो गया बेटा, बढ़े गया। अपवर्तन कोण का मान भी क्या हो गया बेटा, बढ़ गया। तो ये दोनों के अंतरा पृष्ठ पर कौन सा कोण बनेगा, समकोण कोण बनेगा, जिस कोण को अपन कौन सा कोण बोलेंगे बेटा, क्रांतिक कोण। कौन सा कोण बोलेंगे बेटा, क्रांतिक कोण, ठीक है। तो अब अगर मैं और आगे इस अपवर्तन कोण, आपतन कोण का मान बढ़ाऊं, मैंने आपको क्या कहा कि अगर मैं अब और इस क्रांतिक कोण का मान क्या करूं बेटा, बढ़ाऊं, तो हमारे पास जो कंडीशन आएगी वो कुछ इस तरह की कंडीशन आएगी। ध्यान से देखो बेटा इस डायग्राम को, यदि मैं अब, ये मेरे पास जो फर्स्ट कंडीशन थी, ये मेरे पास सेकंड कंडीशन, और ये मेरे पास थर्ड कंडीशन है, ठीक है। यदि मैं इस आपतन कोण का मान क्या करूं बेटा, और बढ़ा दूं, तो ये मेरे पास जो है बेटा, जिस माध्यम से गई थी उसी माध्यम में वापस क्या हो जाएगी बेटा, परावर्तित हो जाएगी। जिस माध्यम से गई उसी माध्यम में क्या हो जाएगी बेटा, परावर्तित हो जाएगी। और प्रकाश की इसी घटना को क्या कहा जाता है बेटा, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। प्रकाश की इसी घटना को क्या कहा जाता है बेटा, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। देखो सघन माध्यम था ना, तो जब प्रकाश किरण सघन माध्यम से चलकर वापस सघन माध्यम में प्रवेश कर जाएगी, तो आपने पढ़ा था परावर्तन के अंदर, जब मैंने आपको डेफिनेशन समझाई थी, कहा था यदि कोई प्रकाश किरण किसी पृष्ठ पर आपतित होती है और वापस उसी माध्यम से, किसी माध्यम से चलकर वापस उसी माध्यम में आ जाती है, तो इसको क्या कहा जाता है, परावर्तन कहते हैं। और यहाँ हमारे पास जो मैंने आपको कहा कि जब हमारे पास प्रकाश किरण देखो पहले प्रवेश कर रही है सघन माध्यम से, कहा विरल माध्यम में प्रवेश कर रही है, तो मैंने आपको कहा कि अविलंब से दूर हटती हुई अपवर्तित होगी, तो हमारे पास आपतन कोण का मान कम होगा, किससे, अपवर्तन कोण से। अब मैं इस आपतन कोण का मान क्या कर रहा हूं, और बढ़ा रहा हूं, तो और बढ़ा रहा हूं, मेरे पास एंगल बनेगा दोनों के पृष्ठ पर कौन सा, समकोण, अर्थात 90 डिग्री का कोण बनेगा। इस कोण को मैं क्या कहूंगा बेटा, क्रांतिक कोण। तो दोनों माध्यमों या विरल और सघन माध्यम के मध्य जो कोण बनेगा वो कोण क्या कहलाएगा, समकोण। और समकोण जो कोण बनेगा उस कोण को अपन क्या करेंगे बेटा, क्रांतिक कोण। अब मैं इस आपतन कोण का मान और बढ़ा रहा हूं, इस आपतन कोण का मान क्या कर रहा हूं बेटा, और बढ़ा रहा हूं, तो अपवर्तन कोण का मान भी क्या होगा, बढ़ेगा, जिससे हमारे पास जो प्रकाश की किरण चलकर गई सघन माध्यम से वापस उसी सघन माध्यम में लौटे जाएगी। प्रकाश की इसी घटना को क्या कहा जाता है बेटा, पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहा जाता है।
देखो पहले यहाँ था मेरे पास एंगल, फिर मेरे पास यहाँ आया, फिर वापस यहाँ आ गई। तो यहाँ से अपने को स्टेप बाय स्टेप चलना है। ये किरण गई इस तरीके से गई, फिर फ्लैट हो गई, फिर वापस ये आ गई। तीनों इंसिडेंट हमारे याद रखना। ये प्रकाश की घटना क्या कहलाती है बेटा? कोण आंतरिक परावर्तन कहलाती है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा बेटा। आपको भी ध्यान रखना है कि हमारे पास आपतन कोण को बढ़ाते जाएंगे तो अपवर्तन कोण का मान भी क्या होता जाएगा बेटा? बढ़ता जाएगा। और जो मैंने लाइन लिखी थी अभी बेटा, उनको दिमाग में ढंग से सेट रखना। ठीक है, अब हमारे पास जो नेक्स्ट चीज आती है वो आती है बेटा वर्ण विक्षेपण। नेक्स्ट हमारे पास क्या आती है बेटा? वर्ण विक्षेपण। नेक्स्ट प्रकाश की जो घटना आती है वो हमारे पास किसकी आती है बेटा? वर्ण विक्षेपण। चेंज कर देता हूं। देखो ये हमारे पास देखो कोई प्रिज्म है, ध्यान से देखना बेटा। ये हमारे पास क्या है? कोई प्रिज्म क्या है? जो कांच का बना हुआ है। किसका बना बेटा? कांच का बना हुआ। यहां से हमारे पास मान लो ये हमारे पास क्या है? सूर्य है, सन मान लिया अपन ने यहां। और यहां से कोई प्रकाश की किरण आकर के क्या हो रही है? इस पे टकरा रही है। ठीक है, इस प्रिज्म से टकरा रही है। कोई प्रकाश की किरण क्या हो रही है? इस प्रिज्म से टकरा रही है। तो टकराने के बाद बेटा, किसी भी प्रिज्म से टकराने के बाद वो बेटा कितने रंगों में विभक्त हो जाएगी? 7 रंगों में विभक्त हो जाएगी। कितने रंगों में विभक्त हो जाएगी बेटा? 7 रंगों में क्या हो जाएगी बेटा? विभक्त हो जाएगी, जिसको अपन बोलते हैं बेटा विबग्योर्स हैं। VI B G Y O और R। V मतलब वॉयलेट अर्थात बैंगनी। क्या बेटा? बैंगनी। तो दोनों को अपने ऊपर और नीचे वाले को याद रखना, क्योंकि यहां से हमारे पास मैंने भी आपको कहा था उसकी प्रकृति और घनत्व पर निर्भर करता है। वो चीज अपन यहां पढ़ेंगे। ठीक है, तो यदि कोई प्रकाश की किरण, श्वेत प्रकाश की किरण, ये श्वेत है, कैसे बेटा? श्वेत। यदि कोई प्रकाश की श्वेत किरण किसी प्रिज्म से आकर के होती है, टकराती है, तो वो विक्षेपण के बाद कितने रंगों में विभक्त हो जाती है बेटा? 7 रंगों में क्या हो जाती है बेटा? विभक्त हो जाती है। कितने रंगों में विभक्त हो जाती है? 7 रंगों में विभक्त हो जाती है। और 7 रंग कौन कौन से बेटा? VI B G Y O R। ठीक है, तो ये हमारे पास 7 रंगों में क्या हो जाती है बेटा? विभक्त हो जाती है। तो अब अपन बात करते हैं हमारे पास जो अपवर्तनांक मैंने आपको पढ़ाया था। सर अपवर्तनांक हमारा डिपेंड करता है, एक तो मैंने कहा था प्रकाश की चाल पर, क्योंकि मैंने आपको कहा था कि अलग अलग माध्यमों में प्रकाश की चाल क्या होती है बेटा? अलग अलग होती है। और अभी आपने देखा कि सर बैंगनी रंग का अपवर्तनांक जो है वो सर्वाधिक होता है, और लाल रंग का अपवर्तनांक जो होता है क्या होता है? न्यूनतम। अब अपन इस डायग्राम से अगर अपन देखेंगे तो बताओ, देखिए लाल रंग का विक्षेपण ज्यादा हुआ कि बैंगनी रंग का विक्षेपण ज्यादा हुआ? लाल रंग का विक्षेपण ज्यादा हुआ या बैंगनी रंग का आपके पास विक्षेपण ज्यादा हुआ? तो आपको साफ साफ नजर आ रहा होगा क्या कि बैंगनी रंग का विक्षेपण क्या है? सर्वाधिक है, और लाल रंग का विक्षेपण क्या है बेटा? न्यूनतम। दोनों के अंदर बात करें तो बैंगनी रंग के लिए विक्षेपण बैंगनी रंग का क्या होता है बेटा? विक्षेपण क्या होता है? सर्वाधिक। अब देखो कि बैंगनी रंग का सर्वाधिक विक्षेपण क्यों होता है? क्योंकि अपन कह सकते हैं सिर्फ बैंगनी रंग की चाल न्यूनतम होती है। बैंगनी रंग की चाल क्या होती है बेटा? न्यूनतम होती है। बैंगनी रंग की चाल क्या होती है बेटा? न्यूनतम। इस वजह से इसका सर्वाधिक क्या होता है? विक्षेपण होता है। तो दूसरी बात आप ध्यान रखिए, जिसकी चाल सर्वाधिक होगी उसका विक्षेपण कम होगा, जिसकी चाल कम होगी उसका विक्षेपण क्या होगा? ज्यादा। समझ में आ गया? जिसकी चाल न्यूनतम उसका विक्षेपण ज्यादा, और जिसकी चाल सर्वाधिक उसका विक्षेपण क्या होगा? कम। तो हम यहां कह सकते हैं सर न्यूनतम विक्षेपण हुआ किसका? न्यूनतम विक्षेपण किसका हुआ बेटा? लाल रंग का। किसका बेटा? लाल रंग का। इस वजह से हम कह सकते हैं कि सर्वाधिक चाल किसकी होगी? लाल रंग की। सर्वाधिक चाल क्या होगी बेटा? किसकी होगी बेटा? लाल रंग की चाल क्या होगी बेटा? सर्वाधिक
होगी। ठीक है, तो यहां से आपको ध्यान रखना दो चीजें कि सर जो बैंगनी रंग का विक्षेपण है वो क्या हो रहा है, सर्वाधिक हो रहा है। क्यों? क्योंकि बैंगनी रंग की चाल क्या है, न्यूनतम, और न्यूनतम विक्षेपण किसका हो रहा है, लाल रंग का। क्यों? क्योंकि सर्वाधिक चाल क्या है, क्योंकि इसकी चाल कैसी बेटा, सर्वाधिक। अरे कोई व्यक्ति, कोई मोटरसाइकिल है बहुत तेज गति से अगर जा रही है तो उसको रोकना बड़ा मुश्किल है। सीधी सी बात है कि अगर कोई मोटरसाइकिल क्या है बहुत तेज गति से जा रही है तो उसको रोकना क्या है, मुश्किल। तो फटाक से क्या निकल जाएगा, क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। लेकिन अगर कोई स्लो स्लो जा रहा है तो उसको तो अपन आराम से पकड़ सकते, नहीं पकड़ सकते, हाँ या ना, पकड़ के उसका रास्ता मोड़ देंगे आराम से। तो वही वाला सीन है कि बैंगनी रंग का विक्षेपण क्या है, सर्वाधिक। क्यों? क्योंकि उसकी चाल क्या है, न्यूनतम। सबसे न्यूनतम विक्षेपण किसका है, लाल रंग का। क्यों? क्योंकि इसकी चाल क्या है, सर्वाधिक है। ये हमारे पास घटना क्या कहलाती है बेटा, वर्ण विक्षेपण। तो यदि कोई प्रकाश की किरण किसी श्वेत प्रिज्म से टकराती है तो वो परावर्तन के पश्चात क्या हो जाती है बेटा, 7 रंगों में विभक्त हो जाती है। प्रकाश की इसी घटना को क्या कहा जाता है, वर्ण विक्षेपण कहा जाता है। किसका विक्षेपण ज्यादा हो रहा है, किसका विक्षेपण कम हो रहा है, ये मैंने आपको बता दिया। किसकी चाल ज्यादा है, किसकी चाल कम है, ये अपन यहां देख चुके हैं। ठीक है बेटा, अब हमारे पास नेक्स्ट चीज आती है बेटा, वो आती है लेंस। नेक्स्ट चीज हमारे पास कौन सी आती है बेटा, लेंस। तो अपन ने दर्पण पढ़े थे, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। उसी बेसिस पे अपन क्या पढ़ेंगे बेटा, लेंस। वही लेंस हमारे पास कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के। लेंस भी कितने प्रकार के बेटा, 2 प्रकार के हमारे पास लेंस होते हैं। जिसमें फर्स्ट लेंस हमारा वही है उत्तल लेंस। कौन सा लेंस बेटा, उत्तल लेंस। और दूसरा जो लेंस है मेरे पास कौन सा लेंस बेटा, अवतल लेंस। दूसरा लेंस कौन सा बेटा, अवतल लेंस। ठीक है बेटा, पहला उत्तल लेंस, दूसरा अवतल लेंस। तो वही हमारे पास उत्तल और अवतल प्रकार के दर्पणों में थे। अब बात करते हैं कि सर उत्तल लेंस किसे कहते हैं, अवतल लेंस किसे कहते हैं। तो पहले हम उत्तल लेंस का डायग्राम बना लो, डायग्राम से अपन उसको देखने का प्रयास करें। ये हमारे पास किसका है, उत्तल लेंस का, और ये हमारे पास किसका बेटा, अवतल लेंस का। ये हमारे पास उत्तल लेंस का डायग्राम है, ये मेरे पास किसका डायग्राम बेटा, अवतल लेंस का। तो आप उत्तल लेंस में अगर देखेंगे तो देखो हमारे पास बीच में से क्या है, मोटा, और किनारों से क्या है, पतला। तो ऐसा लेंस जो बीच से मोटा हो तथा किनारों पर पतला हो, उस लेंस को अपन कौन सा लेंस बोलेंगे बेटा, उत्तल लेंस। लेकिन अगर मैं यहाँ अवतल लेंस को देखूं तो देखो बीच में से मुड़ा हुआ ना, और किनारों से क्या है, मोटा। तब आप इसके लिए कह सकते हैं कि जो बीच में से पतला, बीच में से पतला वह किनारों से क्या हो, मोटा हो, उसे अपन क्या कहेंगे बेटा, अवतल लेंस। तो दोनों को डायग्राम से आप इनकी डेफिनेशन आराम से निकाल सकते हैं। ये मेरे पास उत्तल लेंस है, ये मेरे पास कौन सा लेंस बेटा, अवतल लेंस। तो यहां से अपन देखेंगे तो बीच में से क्या है, मोटा, और किनारों से क्या है, पतला। तो जो बीच में से मोटा होता है, किनारों पर क्या हो, पतला, उस लेंस को अपन कौन सा लेंस बोलेंगे, उत्तल लेंस। अवतल लेंस की अपन बात करें तो बीच में से क्या होगा, पतला, और किनारों से क्या होगा, मोटा, उस लेंस को अपन क्या कहेंगे बेटा, अवतल लेंस कहेंगे। ठीक है बेटा, ये आपको ध्यान रखना है। अब अपन बात करते हैं कि इनमें भी हमारे पास जो एक सतह होती है बेटा, वो परावर्तक पृष्ठ का कार्य करती है। एक सतह हमारे पास किसका कार्य करती है बेटा, परावर्तक पृष्ठ का कार्य करती है। और लेंस हमारे पास जो है वो कैसा हो सकते हैं बेटा, पारदर्शी होते हैं। कैसे होते हैं बेटा, पारदर्शी होते हैं। अब हम बात करेंगे उत्तल लेंस को अपन बोलते हैं बेटा अभिसारी लेंस। उत्तल लेंस को कौन सा लेंस बोला जाता है बेटा, अभिसारी लेंस। और अवतल लेंस को हमारे पास कहा जाता है बेटा अपसारी लेंस। ये भी थोड़ा सा आपको याद रखना है कि उत्तल लेंस को कौन सा लेंस कहा जाता है, अभिसारी लेंस कहा जाता है। और अवतल लेंस को हमारे पास कौन सा लेंस कहा जाता है बेटा, अपसारी लेंस कहा जाता है। ठीक है, अब फर्स्ट अपन बात करें बेटा उत्तल लेंस, इसकी बात करें बेटा।
उत्तल लेंस। तो उत्तल लेंस हमारे पास जो है बेटा वो 3 प्रकार का होता है। उत्तल लेंस हमारे पास कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का। फर्स्ट में बात करूं तो हमारे पास होता है बेटा उभयोत्तल। फर्स्ट हमारे पास कौन सा होता है बेटा? उभयोत्तल। दूसरा हमारे पास होता है समतलोत्तल। दूसरा हमारे पास कौन सा होता है? समतलोत्तल। और तीसरा हमारे पास होता है अवतलोत्तल। तीसरा हमारे पास क्या होता है? अवतलोत्तल। अब देखो इनका संधि विच्छेद करो, हमारे पास समझ में आ जाएगा कि सर क्या सीन है। देखो उभयोत्तल, उभय मतलब होता है दोनों, तो इसके दोनों ही पृष्ठ कैसे हों? उभय मतलब उत्तल के आकार के, उभयोत्तल मतलब दोनों, उभय मतलब क्या होगा? दोनों। उत्तल मतलब जिसके दोनों पृष्ठ कैसे होंगे बेटा? उत्तल। तो इस तरीके से हमारे पास याद है इसका डायग्राम। तो जिसके दोनों पृष्ठ कैसे हों बेटा? उत्तल। दोनों पृष्ठ कैसे बेटा? उत्तल हो। संधि विच्छेद कर लो। उभय, उभय मतलब होता है दोनों, और तो उत्तल मतलब उत्तल। तो हमारे पास हो गए दोनों पृष्ठ कैसे होंगे बेटा? उत्तल। अगर मैं इसका संधि विच्छेद करूंगा तो समतल, समतलोत्तल अगर मैं समतल प्लस उत्तल, अर्थात एक पृष्ठ मेरे पास कैसा होगा? समतल, और दूसरा पृष्ठ मेरे पास कैसा होगा? उत्तल। तो ये मेरे पास एक कैसा हो गया? समतल, और दूसरा मेरे पास क्या हो गया बेटा? उत्तल। तो इसको अपन क्या बोलेंगे बेटा? समतलोत्तल। अर्थात एक पृष्ठ समतल और दूसरा पृष्ठ उत्तल। एक पृष्ठ समतल और दूसरा पृष्ठ कैसा बेटा? उत्तल। ठीक है। अब हमारे पास बात करते हैं किसकी बेटा? अवतलोत्तल की। तो अवतल प्लस उत्तल, अवतलोत्तल की अगर बात करें हमारे पास क्या आएगा बेटा? अवतल प्लस उत्तल, अवतल प्लस उत्तल। तो अब बताओ हमारे पास एक कैसा आएगा बेटा? अवतल, और दूसरा मेरे पास कैसा आएगा बेटा? दूसरा मेरे पास कैसा आएगा बेटा? उत्तल। तो एक मेरे पास अवतल हो गया और एक मेरे पास कैसा हो गया बेटा? उत्तल। तो ये हमारे पास जो लेंस रहेगा वो लेंस कौन सा रहेगा? अवतल। तो एक पृष्ठ अवतल और दूसरा पृष्ठ कैसा रहेगा बेटा? उत्तल। तीनों हमारे को मैंने क्या कहा? संधि विच्छेद करके देख लेना, हमारे पास आंसर आ जाएगा कि इनका क्या है? उभय मतलब दोनों, उत्तल, उभय प्लस उत्तल। इसका क्या होगा? यहां लिख देता हूं इसका, उभय प्लस उत्तल। उभय मतलब होगा दोनों, जिसके दोनों पृष्ठ कैसे होंगे बेटा? उत्तल होंगे, उसे क्या बोलेंगे बेटा? उद्वियोत्तल। जिसका समतलोत्तल मतलब एक समतल दूसरा उत्तल, जिसका एक समतल और दूसरा कैसा होगा बेटा? उत्तल। एक पृष्ठ समतल दूसरा पृष्ठ उत्तल, इसे समतलोत्तल। और अवतलोत्तल, अवतल प्लस उत्तल, एक पृष्ठ अवतल दूसरा पृष्ठ उत्तल। तो ये 3 प्रकार के हमारे पास क्या बेटा? उत्तल लेंस होते हैं। ठीक है। ऐसे अगर अपन बात करें अवतल लेंस की, अवतल लेंस में हमारे पास कितने प्रकार का होता है बेटा? 3 प्रकार का। कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का। अब अपन बात करते हैं किसके प्रकार के बेटा? अवतल लेंस के प्रकार की अपन बातें करते हैं। अवतल लेंस के प्रकार, ऐसे जो 3 प्रकार थे हमारे पास, वो 3 प्रकार किसके होते हैं बेटा? अवतल के। इसमें फर्स्ट अपन बात करें, ये होगा हमारे पास उभयावतल। फर्स्ट हमारे पास कौन सा है बेटा? उभयावतल। वो था उभयोत्तल, क्योंकि हमारे पास ए प्लस ओ मिलकर क्या होते हैं? ओ, ये आपने संधि में पढ़े हुए। ये हमारे पास क्या बेटा? उभयावतल। दूसरा हमारे पास आएगा बेटा क्या? समतलावतल। दूसरा हमारे पास कौन सा है बेटा? समतलावतल। और तीसरा उत्तलावतल। तीसरा हमारे पास कौन सा आ गया बेटा? उत्तलावतल। तो अब इस ये संधि क्षेत्र को उभय मतलब दोनों, और ये क्या हो गया? अवतल, उभय प्लस अवतल। तो मतलब दोनों ही पृष्ठ कैसे होंगे बेटा? अवतल। दोनों पृष्ठ कैसे होंगे बेटा? अवतल। इसमें भी हमारे पास दोनों पृष्ठ कैसे होंगे? अवतल। उसमें दोनों पृष्ठ कैसे थे? उत्तल। इसमें दोनों पृष्ठ कैसे हैं? अवतल।
फिर हमारे पास समतल अवतल, इसका मतलब समतल प्लस अवतल, समतल प्लस अवतल मतलब एक पृष्ठ समतल, एक पृष्ठ हमारे पास कैसा है बेटा समतल, और दूसरा पृष्ठ हमारे पास कैसा है बेटा अवतल। एक समतल दूसरा अवतल, ये रहा समतल और दूसरा अवतल। तो ये हमारे पास एक पृष्ठ समतल हो जाएगा और दूसरा पृष्ठ कैसा हो जाएगा बेटा अवतल। दूसरा पृष्ठ कैसा हो जाएगा बेटा अवतल। अब अपन नेक्स्ट बात करते हैं बेटा किसकी, उत्तलावतल की। इसका संनिवेशित करेंगे तो उत्तल प्लस अवतल क्या आएगा बेटा उत्तल प्लस अवतल, जिसका डायग्राम मैं अभी समझा चुका हूं। क्या हमारे पास एक पृष्ठ कैसा रहेगा बेटा उत्तल, एक पृष्ठ कैसा रहेगा बेटा उत्तल, तो दूसरा पृष्ठ कैसा रहेगा बेटा अवतल। एक पृष्ठ उत्तल तो दूसरा पृष्ठ अवतल, तो एक पृष्ठ उत्तल और दूसरा पृष्ठ अवतल। तो संधि विच्छेद अगर आप करेंगे इनका बेटा तो हमारे को दोनों चीजें समझ में आ जाएंगी। देखो हमारे उत्तल में पढ़े, उत्तल में हमारे पास था दोनों पृष्ठ उत्तल तो उभयोत्तल, एक समतल एक उत्तल, ऐसे एक समतल एक अवतल हो गया। उसमें भी हमारे पास एक उत्तल था एक अवतल था, ऐसे हमारे पास एक उत्तल हो गया एक क्या हो गया अवतल, जिसको अपन क्या बोलेंगे उभयावतल सॉरी उत्तलावतल। ठीक है, तो ये तीन प्रकार के हमारे पास किसके लेंस है अवतल लेंस के प्रकार है। ठीक है, अब अपन जो नेक्स्ट हमारे जो चीजें बेटा वो अपन जो है नेक्स्ट इनसे जो प्रतिबिंब निर्माण है, लेंसों से जो प्रतिबिंब निर्माण है उसकी परिघटना को जो है अपन कल स्टडी करेंगे। लेकिन यहाँ जो मैंने आपको बताया आज का जो मेन टॉपिक रहेगा वो हमारे पास रहेगा बेटा पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन को आप ढंग से याद करेंगे। ठीक है बेटा।